बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 है क्लास। इसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने बात मैथमेटिकल इंडक्शन जो टॉपिक था चैप्टर 8 में, वो हमने स्टार्ट किया हुआ था डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से। और उसके कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाए थे प्रैक्टिस के तौर पर कि चलें आपको बात समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो उसके फिर मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस जो हैं वो वर्किंग के लिए मैंने आपको दिए थे कि आप लोग इसकी वर्किंग कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड 5, 6, 7, 8, 9 जो 8.1 एक्सरसाइज में है, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन और आगे 10, 11, 12 क्वेश्चंस। तो ये भी क्वेश्चंस करने हैं। तो इनमें से मैंने कहा कि मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करवा दूं ताकि आपके लिए काम करना ज़्यादा आसान हो जाए। तो मैंने इसमें से पहले फिर क्वेश्चन 5 चूज़ किया कि वो जब वो थोड़ा सा शायद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, तो मैंने कहा वो कर दूं क्वेश्चन ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और बाकी क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकें। लेट्स सी। बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा एक सीरीज है। आपको पता है कि क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में आपने ये बात पढ़ी है कि सीरीज किसको कहते हैं। बेटा सीरीज वो होती है जिसमें दरमियान में प्लस का निशान आता है। और उसके बाद उसने कहा कि इस सीरीज को सम करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास इक्वल टू आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 ओवर 6। ठीक है, ये बेटा हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इसको आपने जो है वो जहन में बात रखनी है। ये वैसे भी वेल नोन फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर, ये बेटा इक्वल टू इसके होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको टू स्टेप्स का पता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में टू स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम इस पूरी स्टेटमेंट को एक नेम पी एन का देते हैं। लेट पी एन बी अ गिवन स्टेटमेंट, देन पी एन यहाँ पे कॉलन लगाना है, सच दैट मतलब दो डॉट्स लगाने सच दैट, या कॉलन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास स्टेटमेंट एज इट इज मैंने लिख दी। अब C1 बेटा हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है कि आपने इस स्टेटमेंट को जो प्रूफ करवाना है वो n इज इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए करवाना है। ये आपने पहले भी जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी ऐसे ही किया था कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करवाते हैं। अब बेटा अब हम ये हमारे पास है nth टर्म मीन। अब nth टर्म के अंदर अगर मैं पहले यहाँ पे 1 पुट करता हूँ इस n की जगह पे तो मेरे पास पहली टर्म आ जाएगी। इस n की जगह पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास दूसरी टर्म आ जाएगी। अगर मैं n की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो तीसरी टर्म आ जाएगी। अप टू सो ये चलता जाएगा। और अगर मैं इन सारी टर्म्स को सम कर लूंगा तो बेटा मेरे पास ये जो मैंने लिखा हुआ है रिलेशन ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको हमें प्रूव करना है। तो पहले हम इसका जो मेथड है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए वो हम पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। अब पहली टर्म के लिए जो n इज इक्वल टू 1 के लिए अब n की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसकी जगह पे n की जगह 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर। ऐसे भी देख सकते हो या डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लें कि पहली टर्म ये लिखी हुई है वो 1 स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा इज इक्वल टू। यहाँ पे बेटा आपने 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे मीन n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखते हैं कि आंसर हमारे पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ जाएगी, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो थस इसका मीनिंग ये हुआ कि p ऑफ 1 मीन p ऑफ 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो थी ऊपर वाली ये वाली स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है। सो C1 इज सेटिस्फाइड, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन जो थी वो अब सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कंडीशन हमारे पास C2 है, कंडीशन नंबर 2। वो कंडीशन नंबर 2 उसमें हम क्या करते थे, लेट द स्टेटमेंट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग करता है कैपिटल N कॉमा। ठीक है, कि हमारे पास फर्ज करें जो स्टेटमेंट हमारे पास थी वो P ऑफ n, उसको अब हमने n इज इक्वल टू k के लिए प्रूफ करवाना है, n इज इक्वल टू k के लिए प्रूफ करवाना है। तो बेटा जो उस फॉर्मूले के अंदर जो उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जहां जहां पे n था वहां वहां पे हम k लिख देंगे। ठीक है, कोई भी k टर्म के लिए हम प्रूफ करवाएंगे।
यहाँ पे n लिखा हुआ था, अब k आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने k लिख दिया है तो यहाँ पे k आ जाएगा और सारे फार्मूले के अंदर k आ जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए हमने ये स्टेटमेंट को प्रूव करवाना है, तो इसको नाम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। We must prove that the formula P of n is true for n is equal to k plus 1. So जब यहाँ तक बेटा हम लिख लेंगे तो उसके बाद आपको पता है कि हमने अब पहले n के लिए करवाया प्रूफ, अब हम k प्लस 1 के लिए प्रूफ करवाएंगे। तो अब इसी जो जहाँ पे पीछे क्योंकि n लिखा था इस जगह पे, तो यहाँ पे अब k की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे k प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, जब k प्लस 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वो इक्वल क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे सारा कुछ एज इट इज, यहाँ पे k स्क्वायर आएगा एज इट इज, क्योंकि अब इस k के अंदर, ठीक है, हम क्या करेंगे, k प्लस 1 पुट करना है ना, तो यहाँ पे जब k की जगह पे वैल्यू आएगी k प्लस 1 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे वैसे ही होगा, k की जगह पे k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 प्लस 1 ओवर 6 आ जाएगा। ये हमने k प्लस 1 के लिए वैल्यू लिखी है। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ पे 2k प्लस 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा ओवर 6 आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये बेटा k प्लस 1 टर्म के लिए हमने ये सम करके आंसर निकाला है, लेकिन जो हमारे पास ये वाला वैल्यू था, ये वाला जो आंसर था, ये हमारे पास k टर्म के लिए था। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि k वाली टर्म के अंदर, ये जो k वाली टर्म है इसके अंदर हम जो है वो ये वाली टर्म ऐड करेंगे, k प्लस 1 स्क्वायर वाली टर्म ऐड करेंगे इस लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और देखेंगे कि क्या जो k प्लस 1 स्क्वायर ऐड करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर यही बनता है, मतलब ये स्टेटमेंट बन जाती है। अगर तो बन जाती है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है, या हमारी स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हो सकती, तो स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। तो एडिंग k प्लस 1 लिखना कहाँ से है बेटा, ये हमने यहाँ से देखना है कि हमारे पास जो सेकंड टर्म ऐड की थी हमने k प्लस 1 का स्क्वायर, वही टर्म हम ऊपर वाली इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे। ठीक है, एड k प्लस 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1 वी हैव, तो यहाँ पे k प्लस 1 स्क्वायर आ गया और यहाँ पे k प्लस 1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ से देखें k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास सिर्फ k रह गया इंटू 2k प्लस 1 ओवर 6 प्लस k प्लस 1 रह गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2k स्क्वायर प्लस k ओवर 6 प्लस k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास जब 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k और यहाँ पे 6k प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, 2k स्क्वायर प्लस 6 और एक 7 हो जाएगा, 7k प्लस 6 आ जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अब बेटा इसके फैक्टर्स बना लें, फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 4k प्लस 3k आ जाएगा, फैक्टर बनेंगे इसके, और फैक्टर आपको बनाने आते हैं क्योंकि ये 9th 10th में आपने पढ़े हुए हैं। अभी यहाँ पे डिटेल से नहीं बता रहा कि फैक्टर कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको पता है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके। तो यहाँ से बेटा कॉमन निकालेंगे 2k इतनी वैल्यू से, 2k स्क्वायर प्लस 4k में से हम 2k कॉमन निकालेंगे, अंदर k प्लस 2 आ गया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा 3k प्लस 6 में से, तो 3 कॉमन निकाला तो k प्लस 2 आ गया। अब ये k प्लस 2 कॉमन है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे k प्लस 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2k प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, और ओवर 6 आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि हमारे पास k प्लस 1 प्लस इंटू के प्लस 2 और 2k प्लस 3 ओवर 6 ये हमारे पास बन गई है। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अब देखें गौर से, k प्लस 1 k प्लस 2 और 2k प्लस 3 ओवर 6। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा आंसर यही बना था, यहाँ पे भी जो हमने ऐड किया था नेक्स्ट टर्म में वो यही बना हुआ है, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 ओवर 6। ठीक है, ये सेम हो गया। अब thus pk plus 1 is true, so c2 is satisfied, hence pn is true for all possible integers n। ये बेटा आपको सेकंड कंडीशन ऐसे प्रूव करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स है, एक मैंने क्वेश्चन 8.1 में से और लिया है, 8वां क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus so on 1/n into n plus 1
which is equal to n over n plus 1. अब स्टूडेंट्स ये सेम एज इट इज उसी तरह करना है जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया, या फिर जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में काम किया हुआ है। अब पहली बात स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वैसे ही कि हम इस स्टेटमेंट को नाम देंगे पी एन का, जैसे पहले नाम दिया है। नेम देने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वो इस तरह आ जाएगी कॉलन लिख के। मैंने अब फिर बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना, यहाँ पे कॉलन लिखना है, इस स्टेटमेंट का नाम दिया है। अब इस सारी स्टेटमेंट को सम करने के बाद आंसर बेटा n ओवर n प्लस 1 आता है। ठीक है, अब पहले हमने इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करवाना है, फिर हम इसको चेक करेंगे स्टेट कंडीशन 2 में कि n इज इक्वल टू k से प्रूफ लिखेंगे इसको हम, उसको नाम इक्वेशन 1 का देंगे और उसके बाद फिर k प्लस 1 टर्म के लिए इसको प्रूफ करवाएंगे। अब हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे, या इसके अंदर पुट कर लें या डायरेक्ट आप ये पहली टर्म लिख लें, एक ही चीज आएगी। इसके अंदर पुट करें 1 तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा तो 1 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट ये लिख लें तो वो भी एक ही बात है। उधर से हम इसके अंदर पुट करेंगे 1 ओवर 1 प्लस 1 तो आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 आ जाएगा। थस दोनों इक्वल आ गए, थस P of 1 is true, so C1 is satisfied। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप C2 कंडीशन करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। पहले Pn को प्रूव करवाएंगे n इज इक्वल टू k के लिए, जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, वो ऐसे ही लिखा सारा, सिर्फ n की जगह पे k लिख देंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, we must prove that the formula P of n is true for n is equal to k plus 1। देन बेटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास P of k plus 1 स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अंदर पुट करेंगे k plus 1 और सारा कुछ हमारे पास ये एज इट इज, इसके अंदर नेक्स्ट टर्म ऐड हो जाएगी 1 ओवर k plus 1 इंटू k plus 1 plus 1। बेसिकली बेटा हमने किया क्या है, ये जो हमारे पास ये टर्म जो थी ना n टर्म, इसके अंदर हमने क्या किया, k plus 1 यहाँ पे आएगा, k plus 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी k plus 1 और यहाँ पे भी k plus 1 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ गया k plus 1 ओवर k plus 1 plus 1 आ गया। ठीक है, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर ले, k plus 1 ओवर k plus 1 और 1 2 हो जाएगा, इधर से हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट्स को खत्म कर दें और 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो करना क्या है, हमने बेटा इस इक्वेशन 1 के अंदर ये जो k plus 1 टर्म वाली वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, मतलब ये कह लें या ये कह लें, एक ही बात है, 1 ओवर k plus 1 इंटू k plus 2। ये टर्म हमने दोनों तरफ इस इक्वेशन 1 के ऐड करनी है, यहाँ पे भी और इधर भी। ठीक है, लेट्स सी, हम ऐड करते हैं, ऐड 1 ओवर k plus 1 और k plus 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, तो इसके इस तरफ भी आ गई इक्वेशन और इस तरफ भी हमारे पास टर्म ऐड हो गई, 1 ओवर k plus 1 और k plus 2। अब देखते हैं क्लास के अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 1 ओवर k कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 ओवर k यहाँ k plus 1 इसमें भी आ रहा है और k plus 1 इसमें भी आ रहा है। 1 ओवर k plus 1 आ गया और अंदर हमारे पास रह गया k, यहाँ पे रह गया प्लस, और 1 ओवर k plus 2 रह गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से एलसीएम आएगा k plus 2 और पीछे हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो k इंटू k plus 2 plus 1 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको ऊपर से सिंप्लीफिकेशन कर लें, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन गई, फिर इसका फैक्टर बनाए तो k plus 1 बना, k plus 1 बन गया। और उसके बाद बेटा यहाँ से हम कॉमन लेंगे k और यहाँ से भी हमारे पास कॉमन 1 आएगा, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। और यहाँ से बेटा देखें k plus 1 यहाँ से बाहर कॉमन आएगा तो अंदर k plus 1 आ गया ओवर k plus 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से बेटा ये k plus 1 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास आ जाएगा k plus 1 ओवर k plus 2 आ जाएगा। थस हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि P of k plus 1 is true, so C2 is satisfied, hence P of n is true for all positive integer n। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम, जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बाइनोमियल थ्योरम का।
बाइनोमियल थ्योरम स्टूडेंट्स जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में या फिर प्रीवियस क्लासेस में कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा। बाइनोमियल लफ्ज से क्लियर है। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है दो, ठीक है। नोमल जो है वो नोमेनक्लेचर से है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम ये क्या है? For the understanding of binomial theorem, firstly we need to define factorial function. The factorial function denote the symbol 1, mean to multiply a series of descending natural numbers examples. अच्छा क्लास, ये थोड़ा सा यहाँ पे इतना क्लियर नज़र नहीं शायद आ रहा, तो आपके पास अगर तो बुक करीब है तो अपनी बुक ओपन कर लें, बाकी मैं फिर भी यहाँ पे कुछ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियरेंस हो जाए। अच्छा बेटा, वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको समझने के लिए पहले वो कह रहा है कि फैक्टोरियल फंक्शन को हम कुछ देखते हैं। बेटा इस निशान को फैक्टोरियल बोलते हैं। ये 1 लिख के उसके नीचे डॉट लगा हुआ है तो ये फैक्टोरियल का निशान है। वो यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है कि फैक्टोरियल में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, मैं बात करता हूँ तो 4 फैक्टोरियल अगर कहा गया है, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल बेटा अगर कहा गया तो हमने फैक्टोरियल कैसे बताना है? ये एमसीक्यूज में भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने कैसे लिखना है 4 फैक्टोरियल? बेटा इसका मतलब ये होगा कि हमने 4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है इंक्लूडिंग विद 4, ठीक है। मतलब लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आता है 24, ठीक है। यही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो यही कहना चाह रहा है, the factorial function denote by the symbolic this mean to multiply the series of descending natural numbers example this, ठीक है। इसी तरह अगर हम 5 का फैक्टोरियल हमें कहा जाता है तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? बेटा उसी को भी ऐसे करेंगे कि 5 इंक्लूड होगा, इसी से नीचे हम सभी सीरीज में दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में से एक माइनस किया 4, 4 में से एक माइनस किया 3, 3 में से एक माइनस किया 2, 2 में से एक माइनस किया तो 1, बस यहाँ तक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारों को तो 120 बेटा आंसर आएगा। इसी को जा सकता है कि 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 24 होगा। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है तो बताएंगे 123 होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से बेटा अगर हम बात करते हैं 6 का फैक्टोरियल, बेटा वो हमारे पास क्या होगा? वो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर बनता है, वो बनता है 720, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह बेटा अप टू सो ऑन ये नीचे को चलेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं कहा जाता है कि n का फैक्टोरियल निकालें, जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ है लास्ट पे n का फैक्टोरियल, बेटा वो क्या होगा? n का फैक्टोरियल ये होगा कि n में से एक माइनस करना है। मतलब जैसे यहाँ पे बताया ना मैंने, 4 का फैक्टोरियल मीन 4 में से एक, पहले 4 लिखना है, फिर उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है जिसका फैक्टोरियल पूछ रहा है पहले वही नंबर आएगा, फिर उसमें से एक एक माइनस होगा और एंड पे 1 पे जाके खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा बेटा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि n में से पहले n लिखेंगे, फिर n में से एक माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1, फिर इसके बाद इसी नंबर में से जो आगे नंबर लिखा हुआ है ये नंबर, इसी में से एक और माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी ऐसे किया था, जैसे 4 में से 3, 3 में से एक और माइनस किया 2, ठीक है। इसी तरह से करेंगे, n में से एक और माइनस करेंगे तो n माइनस 1 में से एक और माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? n माइनस 1 माइनस 1 होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, n माइनस 1 जो है इसमें से अगर एक और माइनस करूँ तो ये माइनस 1 होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? -2, -1 और -1 -2 हो जाएगा ना, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस n -2 में से और माइनस करूँ तो वो क्या होगा? -1 लिखूंगा ऐसे तो वो क्या आ जाएगा? n -2, इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा n -3, ठीक है। इसी तरह से इंटू अप टू सो ऑन, लास्ट पे आके क्या आता है आपको पता है, जैसे यहाँ पे 3 2 1 3 2 1 3 2 1, इसी तरह लास्ट पे क्या आएगा? 3 2। इस तरह हम जो है वो ओपन कर सकते हैं इस n को, ठीक है। n हमारे पास होगा तो उसको इस तरह ओपन कर सकते हैं, और ये n इज पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ पे n जो होगा वो सारे क्या पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल बेटा याद रखिएगा नेगेटिव नंबर का नहीं कभी हुआ। मतलब पूछा जाए कि -1 का फैक्टोरियल बताएं, बेटा वो माइनस का फैक्टोरियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फैक्टोरियल हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर का होता है।
फैक्टोरियल इज ऑलवेज फॉर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। थस हम कह सकते हैं फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n वी डिफाइन अ फैक्टोरियल एज n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा क्लास, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे है लिखा है कि n फैक्टोरियल, इसका वो लिख रहा है, वो कैसे लिखता है, पहले लिखता है एज इट इज n आएगा, फिर उसमें से n में से एक माइनस करेंगे, मतलब n माइनस वन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, n माइनस टू, फिर उसके बाद क्या आएगा, n माइनस थ्री, मतलब कम होता जाएगा, एंड पे आगे 3 2 1 आएगा। अब बेटा हम यहाँ पे अगर स्टॉप कर देते हैं, मतलब n माइनस वन पे ही फैक्टोरियल लगा देते हैं, तो इसका मतलब भी वही होगा जो इससे आगे वाले का नंबर मतलब होता है। मतलब कहने का कि बेटा हमारे पास है n फैक्टोरियल, ठीक है, और n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। इसमें पहले मैंने सारा एंड तक ओपन किया था, अब यहाँ पे मैंने n माइनस वन फैक्टोरियल तक ही स्टॉप कर दिया, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन है। कैसे वन है बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं यहाँ पे वन पुट करूँ, n की जगह पे खुद से वन पुट करूँ, मतलब मैं वन का फैक्टोरियल अगर मैं चेक करना चाहता हूँ। बेटा पहले मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था सीरीज ऑफ डिसेंडिंग नेचुरल नंबर्स, मतलब अगर फोर का फैक्टोरियल बताया तो फोर पहले लिखा, फिर उसके बाद इसमें से एक माइनस किया, फिर आगे और लास्ट पे वन आ गया। इसी तरह फाइव फैक्टोरियल कहा था, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अगर मुझे कहा जाए जी टू का फैक्टोरियल, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले टू लिखूंगा, फिर उसके बाद टू में से एक माइनस करूंगा वन, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मुझे अगर कहा जाए जी थ्री का फैक्टोरियल, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा थ्री इंटू टू इंटू वन। मुझे कहा जाए वन का फैक्टोरियल, तो वो वन का फैक्टोरियल कैसे बताऊंगा मैं, तो मतलब कि वन से स्टार्ट करूंगा फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल बताने लगा, वन से स्टार्ट होगा और वन पे आगे खत्म हो जाएगा, मतलब कहने का कि वन का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वन के। ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, ठीक है, जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा। इससे पहले मैंने बोल दी बात कि फैक्टोरियल हमेशा नेगेटिव नंबर का कभी नहीं हुआ, हमेशा पॉजिटिव नंबर का हुआ है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है ना पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम थोड़ा छोटा सा प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वन पुट करता हूँ, मतलब एन की जगह पे क्या पुट किया मैंने ना, वन पुट किया, वन फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू यहाँ पे वन इंटू वन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आमने सामने वैल्यू कैंसिल हुई, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अब जीरो फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, मीन जीरो मल्टीप्लाई करेगा वन के साथ, तो आंसर क्या आ गया, जीरो, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, जीरो। आगे क्या आ गया, यहाँ पे फैक्टोरियल, इधर क्या आ रहा है, वन फैक्टोरियल, और हमें पता है कि वन फैक्टोरियल अभी वैल्यू में निकाल के हटाऊं वो वन होती है, तो वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, वन, और यहाँ पे पीछे क्या रह गया, जीरो फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि जीरो फैक्टोरियल का आंसर जो होता है वो वन होता है, ठीक है जी। ये छोटा सा प्रूफ आपने ये तीन लाइनों का, एक दो तीन, ये अपने जहन में रखते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें अगर कहा जाए एवेल्युएट करें एक फैक्टोरियल ओवर फाइव फैक्टोरियल, एंड कहा जाए या फिर फाइव फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल, तो वो आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब आठ फैक्टोरियल को कैसे ओपन करोगे, पहले मैं अगर बताता हूँ, ये सॉल्व आगे सॉल्व किया हुआ है, मैं आगे दिखा देता हूँ। लेट्स सी, देखें, एट फैक्टोरियल है, तो स्टूडेंट्स एट फैक्टोरियल पहले ऊपर ओपन करेंगे। अब कहाँ तक ओपन करना है, जितना नीचे एलिमेंट लिखा हुआ है, पांच तक लिखा हुआ है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब पहले आठ आएगा, फिर सात आएगा, फिर छह, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है ना। फाइव फैक्टोरियल तक लाके स्टॉप कर दिया मैंने, और नीचे फाइव फैक्टोरियल एज इट इज लिखा हुआ है। फाइव फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आठ जरब सात जरब छः, तो आ जाएगा बेटा थ्री थ्री सिक्स, 336 बेटा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फाइव फैक्टोरियल और फोर फैक्टोरियल करेंगे, फाइव फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, और फोर फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। ये फोर फैक्टोरियल से कैंसिल, पीछे हमारे पास सिर्फ फाइव बचेगा, ठीक है। अब बेटा एक उसने वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन 20 और 6, यहाँ पे बेटा फ्रैक्शन में था, मतलब यहाँ पे आम जबान में अगर बोलते हैं बटा बोलते हैं आप, जैसे नाइन्थ क्लास में उर्दू मीडियम में पढ़ते रहे हो, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, मतलब एट फैक्टोरियल ओवर फाइव फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने का मेथड आपको पता चल गया, ठीक है, इसको ओवर भी बोलते हैं। लेकिन अगर इस तरह लिखा हो, मतलब ब्रैकेट ऐसे लगी हो, ठीक है,
और 20 और 6 लिखा हो लेकिन नीचे उसके कोई ब्रैकेट ना लिखी हो, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन जो होता है ना उसके कॉफिशिएंट को शो करता है। कॉम्बिनेशन के कॉफिशिएंट को शो करते हैं। अभी आपको ये नहीं पता कि कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। तो वैसे जिन्होंने तो एफएससी करके स्टूडेंट्स आए हुए हैं या आईसीएस करके आए हुए हैं, उन्होंने चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, फैक्टोरियल भी पढ़ा होगा, उन्होंने उन्होंने परमुटेशन भी पढ़ी होगी और कॉम्बिनेशन भी पढ़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो आगे मैं समझाना चाह रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम, तो उसके लिए वहां पे मुझे फैक्टोरियल यूज होना था, कॉम्बिनेशन यूज होना था, तो इस वजह से मैंने पहले से आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें, डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ आपको बेसिक बात बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन को देखते हैं, तो कॉम्बिनेशन हमारे पास उसकी डेफिनेशन क्या है? लेट एन एंड आर बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मीन आर हमारे पास वैल्यू छोटी है या इक्वल है एन के, ठीक है। द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है। बेटा एन, ये आपको आम लैंग्वेज में अगर बताता हूँ तो कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा? अगर हमारे पास कुछ एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स ना कहें आप कह लें कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेट्स सी, मैं बोलता हूँ कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स कह लें या 5 मेरे पास जो है वो डिफरेंट लैपटॉप्स कह लें या 5 डिफरेंट मोबाइल कह लें या कुछ भी 5 डिफरेंट चीजें, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इन 5 थिंग्स को कितने तरीकों से अरेंज मैं कर सकता हूं। मतलब फर्ज करें कि मेरे पास 5 लैपटॉप्स, 5 मोबाइल हैं, ठीक है। एक मेरे पास मोबाइल जो है वो नोकिया का है, एक मेरे पास मोबाइल चाइना का है, एक मेरे पास मोबाइल जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि बात ज्यादा क्लियर हो। एक मेरे पास मोबाइल नोकिया का है, ठीक है। एक मेरे पास मोबाइल सैमसंग का है, एक मेरे पास मोबाइल चाइना का है, एक मेरे पास चाइना की डिफरेंट कंपनीज है। मेरे पास एक मोबाइल ओप्पो, लिखना ओप्पो का मोबाइल है। एक मेरे पास मोबाइल जो है वो शॉमी का है, ठीक है, जिसे मी बोलते हैं। और एक मेरे पास मोबाइल जो है वो एप्पल मोबाइल है, ठीक है, एप्पल वालों के। ये 5 तरह के मैंने मोबाइल लिख दिए, लेकिन ये मैंने सैमसंग लिखा है, S1 लिख देते हैं सैमसंग को, और शॉमी को आप M लिख लें ताकि चले कंफ्यूजन ना हो। M शॉमी को लिख लिया, ठीक है। तो इसको 1 रहने देते अब, ठीक है। अब हमारे पास एक नोकिया का मोबाइल है, एक सैमसंग का मोबाइल है, एक ओप्पो का है, एक हमारे पास मी का है और एक एप्पल का है। अब बेटा ये 5 कंपनियों के मैंने ऑब्जेक्ट्स, मतलब 5 मोबाइल के मैंने जो है वो ये ब्रांड लिखी है। अब मैं चाहता हूं कि इन पांचों मोबाइल को मैं किस तरह कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। अरेंज मतलब ये है कि मैं पहले अगर नोकिया का रखता हूं मोबाइल, बाद में मैं सैमसंग का रखता हूं, बाद में ओप्पो का रखता हूं, बाद में मी का रखता हूं और बाद में एप्पल का रखता हूं। मतलब एक तो अरेंजमेंट ये हो गई ना। अब उसके बाद मैं एन फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, एन को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं एस को इधर लिख दूं, ओ को ओप्पो को इधर कर दूं, ठीक है। फिर एक अरेंजमेंट बन जाएगी। या फिर उसके बाद मैं ओप्पो को इधर कर दूं, एम को इधर कर दूं, फिर एक और अरेंजमेंट बन जाएगी। फिर एक एम को मैं उधर कर दूं, ए को उधर कर दूं, एक और अरेंजमेंट बन जाएगी। या ओप्पो को मैं एंड पे ले जाऊं, एप्पल को इधर ले आऊं, तो एक अरेंजमेंट बन जाएगी। मतलब कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती है? मतलब इन सारे मोबाइल्स को मैं अगर आगे पीछे कर दूं, मैक्सिमम कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? तो उसके लिए हम जो है वो फैक्टोरियल यूज करते हैं। वो हमारे पास लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। मतलब ये जितना इसका आंसर आएगा, मतलब 120 तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि इन मोबाइल्स को अरेंज कर सकता हूँ। एक बात समझ आ गई? अब अगली बात बेटा वो है, कह रहा है कॉम्बिनेशन मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए मैं बात ये करता हूँ
कि मेरे पास अब 5 मोबाइल हैं, ठीक है। तो अब वो ये कहता है कि हमें वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपने ये करना है कि 5 मोबाइल हैं, ठीक है। और जैसे लिखे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट एन एंड आर बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और आर वो कहता है हमारे पास जितने मोबाइल हमें चूज करने हैं, वो तो मैंने बात समझा दी ना कॉम्बिनेशन में, कि टोटल हम आगे पीछे कितने इसको मूव करवा सकते हैं, वो 5 फैक्टोरियल वे से मूव करवा सकते हैं। 120 मतलब इसकी जगह बन सकती है, मतलब एन इधर आ जाए, एस उधर आ जाए, या एम उधर आ जाए, ठीक है। लेकिन अब कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए बेटा मैं बात ये करता हूँ कि हमारे पास ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं 5 ऑब्जेक्ट्स को मैं कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि हम जो चूज कर सकते हैं वो लेट्स सी 3 ऑब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स जो है वो 3 चूज करने हैं, कोई भी 3। मतलब हो सकता है वो, उसको हम आर कह देते हैं, जो चूज करने हैं ना हमने आर उसको कहते हैं, ठीक है। वो 3 कह दिए। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, एन, वो मैंने 5 कह दिए, ठीक है। मतलब कहने का कि मैंने अरेंजमेंट इस तरह बनानी है कि इन 5 ऑब्जेक्ट्स में से कोई से 3 ऑब्जेक्ट लेके उनकी अरेंजमेंट बनानी है, और बनानी है तो देखते हैं कि कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। उसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मतलब कहने का कि 5 और 3, मतलब उसको इस तरह हम डिनोट करते हैं कि टोटल मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन 5 ऑब्जेक्ट्स में से मैं कोई से 3 ऑब्जेक्ट्स लेता हूं, ठीक है, एट अ टाइम। मतलब 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। फर्ज करो मैं लेता हूं पहले एन, नोकिया का मोबाइल ले लिया, सैमसंग का ले लिया, और ओ ले लिया, मतलब ओप्पो का ले लिया, उनको लिखा मैंने, ठीक है। एक रेंजमेंट ये बनी। फिर उसके बाद मैं लेता हूँ नोकिया का निकाल दिया, मैं सैमसंग का ले लिया, जो है वो ओप्पो का ले लिया, और एम मी का ले लिया, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट में मैं ये छोड़ देता हूँ, कोई से 3 ओप्पो का ले लिया, मी का ले लिया, और मैंने एप्पल का ले लिया। मतलब इस तरह 3 अरेंजमेंट बनानी, कोई भी 3 अरेंजमेंट्स बनानी है, ठीक है। तो 5 3, तो ये हमारे पास इस तरह कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, उसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और वो उसको लिखने का स्टाइल ये होता है, जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, और जो जितने टाइम्स ले सकते हैं वो नीचे आते हैं, ठीक है। जैसे 3 टाइम तो हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि वो 3 लेने हैं एट अ टाइम, तो वो 3 लिख लिए, ठीक है, नीचे। इस तरह इसको डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है। और बेटा याद रखिएगा, आर जो होता है ना, ये जो आर लेते हैं हम, मतलब वो हमेशा जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो उससे कम होता है या उसके बराबर होता है। मतलब जैसे यहाँ पहली एग्जांपल में मैंने तो आपको लिख दिया था कि 5 ऑब्जेक्ट्स थे, और मैंने 5 के 5 एट ए टाइम यूज किए, ठीक है। तो इक्वल की कंडीशन भी बीच में आ गई। और अगर मैं कहता हूँ कि कितने ले सकता हूँ, या फिर आर एन से कम हो गया, मतलब 5 से कम लेने, जैसे मैंने यहाँ पे 3 ले लिए, तो वो भी हम इसमें चल सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका फॉर्मूला जो आपने ध्यान में रखना है, और उसको आप आगे जाके यूज करेंगे हम, ठीक है। लेट्स सी। अब यहाँ पे बेटा कैलकुलेटर पे आपको डिफरेंट सिंबल्स नजर आते होंगे कॉम्बिनेशन के लिए। या तो इस तरह सिंबल लिखा होगा, या इस तरह लिखा होगा, या इस तरह लिखा होगा, या फिर इस तरह। मोस्टली इस तरह सिंबल कैलकुलेटर पे लिखा होता है। हम इसको प्रेस करते हैं तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो लिखते हैं हम, उसमें हम एन आर, या फिर उसके साथ जो है वो एन आर लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स आ चुका है, तो एक बार ही आना चाहिए था एन आर, तो उस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एन आर यहाँ पे वैसे इनटू लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये गलती से लिखा गया एन आर 2 टाइम्स लिखा गया कोफिशिएंट, ये एक दफा ही आना है। मतलब कहने का कि इस तरह के सिंबल सारे के सारे जो है वो आप कैलकुलेटर पे यूज लिखे हुए देखेंगे। मोस्टली ये एन सी आर लिखा होता है कॉम्बिनेशन के लिए कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में अगर आपने कॉम्बिनेशन निकालना है, फर्ज करो लिखा हुआ है वैल्यू, जैसे मैंने लिखा था मैंने लिखा था 5 3 लिखा था मैंने अभी, कि 5 C 3,
ठीक है। तो कैलकुलेटर में कैसे प्रेस करोगे, आप कैलकुलेटर में पहले देखोगे कि इस तरह का सिंबल लिखा होगा, पहले आप 5 प्रेस करोगे, बाद में आप ये वाला सिंबल प्रेस करोगे कैलकुलेटर पे लिखा जो होगा, और उसके बाद आप 3 लिखोगे। ठीक है, तो देन आपके पास ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको ऊपर करके बताई है, ठीक है, या फिर ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो डायरेक्ट खुद ब खुद ही सॉल्व होकर आ जाएगी। लेकिन आपको मैनुअली भी वर्किंग आनी चाहिए कि मैनुअली कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ मैनुअली इसको कैसे करना है। लेट्स सी, एक एग्जांपल उसने दी हुई है, अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल्स हैव बीन ट्रेन्ड एज एस्ट्रोनॉट्स टू गो ऑन। वो कहते हैं कि 20 पीपल्स जो है वो हम ट्रेंड करते हैं खला में बेचने के लिए। ठीक है, और दी फर्स्ट मिशन ऑफ मार्स, मतलब फर्स्ट मिशन जो मार्स का है उसके लिए how many ways are there to select a crew of 6 people to go on this mission। क्रू मीन जो उसके अमला होता है ना, मतलब 20 पीपल्स का जो अमला था उसमें से वो कहते हैं 6 जो है पीपल्स हमने चूज करने हैं, ठीक है, जो कि मार्स पे भेजने हैं। अब ये क्वेश्चन उसका ये है कि 6 पीपल्स कितने टाइम्स, मतलब कि जो 20 में से कौन कौन से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 6 लोगों के जाने की, वो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। मतलब जो 20 में से हो सकता है पहले 6 पहले चले जाएं, या फिर जो है वो पहला छोड़ दें 2 से लेके 7 तक चले जाएं, या 2 भी छोड़ दें 3 से लेके 8 तक चले जाएं। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। उसके लिए हमको पता है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला उसने लिखा, मतलब हमने पढ़ा था फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का, वो यही पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, के एन सी आर कह लें या फिर एन आर लिख लें, ये एक तरीका लिखने का है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था। ठीक है, हम क्या करेंगे, एन यहाँ पे टोटल होंगे और आर जितने चूज करने होंगे उसने बताया होगा 6 चूज करने हैं, तो 26 यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले के अंदर पे 20 आएगा और यहाँ पे आर की जगह पे 6 आएगा, 20 में से आर माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास 38,760, मतलब 38,760 हमारे पास वेज होंगे जितने हम जो है वो ये चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 10 फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए कि 6 वीक्स, वो कहते हैं कि एक 6 वीक्स में कितने सेकंड होते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे आप बताओगे तो आप हर हफ्ते के सेकंड पहले कैसे निकालोगे, 6 वीक्स के सेकंड पहले आप देखोगे कि एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं और एक दिन में 24 सेकंड होंगे। एक दिन में जो है वो 24 घंटे होते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय आप जो है वो 60 करोगे, फिर एक दिन के सेकंड्स आएंगे, फिर देन आप निकालोगे जो है वो 7 दिन के लिए। तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट बता दो 10 फैक्टोरियल तो वो उतने दिन के सेकंड्स निकल आएंगे, मतलब उतने वीक्स के सेकंड निकल आएंगे 6 वीक्स के। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल आंसर जो है वो 6 वीक्स के सेकंड्स का है। ठीक है, देयर आर अबाउट 60 फैक्टोरियल एटम्स इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो ये हमारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ना केमिस्ट्री के अंदर, जो हम बात करते हैं एटम्स की, तो वो 60 फैक्टोरियल्स हमारे पास वो होंगे। ठीक है, अब 60 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, अब 60 इंटू 59, 59 इंटू 58, 58 इंटू 57 अप टू सोन 1 तक जाएंगे, जितना आंसर आएगा वो उतने एटम्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से इन अलजबरा अ सम ऑफ टू टर्म्स सच एज a प्लस बी इज कॉल्ड बाइनोमियल। मतलब कोई सी दो चीजों को जमा करना बेटा वो बाइनोमियल कहलाता है। मैंने पहले शुरू में बोला था टॉपिक हम बाइनोमियल थ्योरम्स का पढ़ रहे हैं। तो बाई मतलब दो होता है, नोमियल्स जो नॉर्मल केसेस में होते हैं जमा करते हैं। ठीक है, तो ए और बी को जनरल नाम ले लिए तो उनके जब मैंने प्लस का लगा दिया निशान, तो ये बाइनोमियल होगा। The binomial theorem gives an expression for the powers of the binomial। मतलब इसकी पावर हमने n ले ली for each positive integer n and all रियल a एंड b। मतलब यहाँ पे a और b रियल नंबर को भी पुट कर दें, फ्रैक्शन में पुट कर दें, अशारी में पुट कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हम ये बाइनोमियल थ्योरम्स फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। बेटा ये जस्ट वैसे ही है फार्मूला जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ फॉर्मूला। जैसे देखें a प्लस बी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, इसकी पावर अगर 0 हो तो जवाब क्या आता है, किसी चीज की पावर 0 जवाब 1 आता है। ठीक है, आगे आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके लिए हम कहते थे कि पहली रकम का स्क्वायर जमा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ते थे a प्लस बी का होल क्यूब, वो कैसे पढ़ते थे, a स्क्वायर होगा, उसके बाद 3a
बी होगा प्लस 3ab था प्लस बी क्यूब था। इसी तरह से बेटा a प्लस बी की पावर 4 है, वो आपने फार्मूला आपको ज़बानी नहीं याद, ठीक है, तो वो बना सकते हैं हम इसी तरह से, लेकिन वो यूज़ क्या करते हैं हम, ये बाइनोमियल थ्योरम्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से भी लिखा है, यहाँ पे मैंने उसको इजी करके लिखा है, बाकी ये बुक से भी लिखा हुआ है कि बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला क्या होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करें, n की जगह पे पहले आप जनरल फार्मूला देख लें, फिर मैं स्पेसिफिक बताता हूँ। जनरल फार्मूला इसका ये है कि a प्लस बी की पावर n वो इक्वल होगा n 0 a की पावर n प्लस n 1 a की पावर n माइनस 1। मतलब कहने का कि पहले सारे जितनी पावर होगी उतने सारे n n एंड तक आएगा, कितने तक जाना है, ठीक है, ये 0 से लेके n तक नीचे क्यों काउंटिंग होगी और ऊपर सारे सेम आएंगे, ठीक है। और जो पहली पावर है a की पावर n पहले एज इट इज आ जाएगा, बाद में हम क्या करेंगे, इस n में से एक एक कम करते जाएंगे, n माइनस 1, और b पहले लिखेंगे फिर b में एक एक बढ़ाते जाएंगे। मतलब यहाँ पे n के साथ अगर 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 होगा, अगर 2 लिखा है तो 2 होगा, अप टू सो ऑन, इसी तरह ये चलेगा। शुरू में an आएगा और लास्ट पे हमारे पास ये सेकंड टर्म आएगी bn, ठीक है। शुरू में n0 होगा और लास्ट पे nn होगा। अगर इसको आम लैंग्वेज में देखें तो मतलब इसको ओपन करके देखें तो बेटा इसको सॉल्व करें ना n0 को, ये बेसिकली कम्बिनेशन ही है लिखा हुआ जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसका फार्मूला लगाएं n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो आप इजीली इसको ओपन कर सकते हो, तो आंसर इसका an आएगा। और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो n इंटू, मतलब ये n शुरू में आ गया, a में से n माइनस 1 आएगा इंटू b आ जाएगा, प्लस इसमें से एक और माइनस करेंगे n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसमें से एक माइनस और होगा n माइनस 2, और यहाँ पे इंटू b 1 थी पावर इसकी 2 आ गई, अप टू सो ऑन। एक मैंने तीसरी टर्म भी लिखी हुई है, और प्लस लास्ट वाली टर्म आएगी bn। ये वैसे ही है, अगर आप यहाँ पे पुट करो बेटा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो बेटा यहाँ पे आएगा a की पावर 2, ठीक है, और प्लस फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 2 आएगा, ठीक है, और इंटू यहाँ पे जब 2 इनपुट करेंगे, 2 में से 1 गया माइनस करें तो 1 आएगा, तो a आ गया, और यहाँ पे बेटा हमारे पास b आ जाएगा वो एज इट इज, और प्लस लास्ट पे क्या आएगा, लास्ट वाली टर्म है क्योंकि वो b की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। बेटा जितनी याद रखिएगा हमारे पास ये पावर होती है ना, अगर 2 पावर है तो उसमें से एक टर्म एक्स्ट्रा, मतलब ये 3 टर्म्स है ना, तो एक टर्म एक्स्ट्रा जॉब आएगा। मतलब अगर 2 पावर है तो उसकी टर्म्स कितनी होगी, 3 आंसर आएंगी ओपन होने के बाद। अगर यहाँ पे पावर 3 है तो इसकी टर्म्स कितनी बनेगी, 4, 1 2 3 4। अगर इसकी टर्म्स 4 है तो इसकी पावर 4 है तो इसकी टर्म्स कितनी बनेगी, 5, ठीक है। तो इसी तरह अगर टर्म्स हमारे पास n है तो उसकी आगे ओपन होने के बाद कितनी बनेगी, वो n+1 टर्म्स होंगी, ठीक है जी, ये बात अपने ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट है क्लास, इसी तरह हमारे पास व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 4। अब उसने ये पूछ लिया है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर 4 आ जाएगा, ये पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे 4 आएगा, 4 माइनस 1, ठीक है। इसको याद रखने का बेटा बहुत आसान तरीका है कि आपने क्या करना है, पहले पहली टर्म आएगी a की पावर n, फिर उसके बाद इस पावर में से एक कम कर देंगे और फिर सेकंड चीज आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से एक और कम कर देंगे और इसकी पावर बढ़ा देंगे, मतलब पहले में से कम करते जाएंगे पावर n में से, दूसरे में बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ पे एन एन सेम ऊपर है और नीचे 1 2 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास बी एन आएगा। अब ये कितनी टर्म्स बननी है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसकी टर्म्स जो है वो 5 होंगी, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये सिंपली इसको ओपन करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए ना, a की पावर 4 आ गई, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये a की पावर 4 में से एक कम करेंगे, 3 आ गया, और b की पावर 1 आ गई। इसी तरह यहाँ पे इस पावर में से 3 में से एक कम करें, 2 आ गया, b की पावर 1 बढ़ाते हैं, 2 हो गया। इसमें से a की पावर में से एक और कम, मतलब a में से कम करते जाना है और b बढ़ाती जानी है, 3 हो गई। अब यहाँ पे a की पावर 0 रह जाएगी पीछे, a की पावर 0 जो 1 होगा, और b की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पे पहले ऊपर 4 4 आएगा, नीचे 0 1 2 3 अप टू 4 आ जाएगा। सॉल्व करें, वैसे बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला ओपन करें तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। एक्सपेंड द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, इस एक्सप्रेशन को ओपन करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए। अब बेटा ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर सा आ रहा है, ठीक है। आप बुक से देखिएगा कि बाइनोमियल थ्योरम जैसे मैंने ऊपर बताया है ओपन करने का तरीका, वैसे ही आप ओपन करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वही बात आगे उसने ना नोट में लिखी हुई है, इन द एक्सप्रेशन a प्लस बी द नंबर टर्म्स आर n+1। जैसे मैंने आपको बोला है ना कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4 पावर लिखी हुई है तो उसमें टर्म्स जो होंगी वो एक एक्स्ट्रा होंगी, मतलब 5 टर्म्स होंगी, ठीक है।
इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था कि हमारे पास अगर पावर इसकी 4 है तो उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा होगी, मतलब अगर 4 पावर लिखी हुई है तो उसका जो आंसर बनेगा वो 5 टर्म्स का आंसर बनेगा, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने वो ये नोट में लिखा हुआ है उसने कि अगर a प्लस बी जो एक्सप्रेशन है उसमें टर्म्स कितनी होगी, जितनी इसकी पावर है, यहाँ पे n पावर लिखा हुआ है, शायद अगर नजर ना आ रहा हो या मिस प्रिंट हो तो बेटा यहाँ पे n पावर है, a प्लस बी की पावर, a प्लस बी की पावर जो है वो यहाँ पे n है, मतलब a प्लस बी की पावर ऐसे n लिखी हुई है। तो उसमें जो टर्म्स क्या होगी वो, इसको अगर ओपन करें तो n प्लस 1 होगी। एक बात एमसीक्यूज में आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इन द एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, द सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर ऑफ a एंड b इन ईच टर्म इज n। वो ये बेटा कह रहा है कि अगर हमारे पास जैसे देखें कि अगर मैं बात करता हूँ कि वो कहता है कि जितनी हमारे पास, ये हमारे पास इसके हैं n पावर है, ठीक है, ये इसके आगे कंपोनेंट है, 1 2 ये 3 आगे सारा, इसी तरह ये 4 अब तो सोन चलता रहता है, एंड पे ये कंपोनेंट है। इसी तरह इसमें अगर एग्जांपल में देखना तो एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब वो ये बात कर रहा है यहाँ पे कि जितनी पावर यहाँ पे होगी शुरू में होल की पावर a प्लस बी की, उतनी उसके ईच कंपोनेंट की पावर होगी। जैसे यहाँ पे पावर n थी तो इसकी पावर भी n है। तो यहाँ पे अगर पावर देखें तो a की पावर, दोनों की पावरें मिला लेनी है, a की पावर n-1 और b की पावर 1 है, ठीक है। तो दोनों की पावर बेसिस सेम पावरें जमा करें तो मतलब कहने का तो क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर और ये पावर यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगी यहाँ पे, एक ये पावर और एक यहाँ पे 1 पावर, मतलब जमा करें -1 और +1, ये कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ गया n, मतलब वही पावर आएगी जो उसकी होल की पावर होगी। अगर इसी तरह इसको जमा करें तो आप क्या बनेगा हमारे पास, n-2 + 2, ठीक है, ऐड करें, ये कैंसिल, पीछे n आ गया, ठीक है, मतलब होल पावर आएगी। इसी तरह से अगर इधर देख लें एग्जाम्पल में तो जितनी पावर इसकी है 4, उसकी पावर उतनी ही इतनी होगी इधर। अगर इनको जमा करें तो एलिमेंट्स को 3 और इसकी पावर कितनी है 1, 4 होगी। इसी तरह अगर 2 2 4 होगी, इसी तरह 1 और 3 कितनी होगी, 4 होगी, इसी तरह लास्ट पे 4 होगी, ठीक है। तो ये बात जहन में रखनी है कि जितनी हमारे पास होल की पावर होगी उतने ही उसके एलिमेंट्स की मिला के पावर उतनी ही होगी। ये इसका दूसरा पॉइंट था, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है पेपर में। इन द एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, द सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर ऑफ a एंड b इन ईच टर्म इज n। जितनी यहाँ पे होगी n उतनी ही उस सारे की हर एलिमेंट की होगी। आगे वो कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ b r इन द एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस b की पावर n इज n और r। वो कहते हैं कि कोफिशिएंट जो होगा ना हर एक में वो ये बनेगा, मतलब इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। ये बेटा a के साथ जो वेरिएबल के साथ लिखी होती है ना रकम, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, जिस तरह अगर इधर देखने इसके साथ ये कोफिशिएंट है, इसके साथ ये कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे वो क्या होगा, कोफिशिएंट जनरल बात करें तो यहाँ पे n टोटल होगा और नीचे r होगा, ठीक है। उसके बाद द फार्मूला ऑफ फॉर फाइंडिंग r प्लस 1 टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस b की पावर n इज, तो फार्मूला अगर बनाना है n टर्म का तो वो क्या होगा, n r और a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, मतलब यहाँ पे n माइनस आर और b की पावर r। ये ऐसे लिखा होगा, मैं लिख देता हूँ साफ करके, तो ये पे थोड़ा सा ब्लर लिखा होगा, t r प्लस 1 वो क्या होगा स्टूडेंट्स, n r, यहाँ पे होगा a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट बेटा है, इसका एग्जांपल नंबर 4 है। वो कहता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 12 b की पावर 13 इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। अब उसने पूछा हमसे कि ये कोफिशिएंट इसका क्या होगा, जिस तरह यहाँ पे हमसे कहा था ना कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बेटा ये a की पावर 4, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी की पावर 4 है, ठीक है, इसके a क्यूब b का कोफिशिएंट क्या बनेगा, डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाए या पूछ ले वो कि बताएं कि a यहाँ पे a b की पावर 3 जो है इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो डायरेक्ट बताने के लिए हम क्या करेंगे,
उसका बेटा वे ये होगा कि जितना हमारे पास ये टोटल पावर होगी, ठीक है, वो 25 है, वो 25 ऊपर आएगा, और साथ जो उसकी सेकंड वैल्यू होगी, जैसे ये ए और बी लिखा हुआ है, इसकी सेकंड वैल्यू की जो पावर होगी 13, वो नीचे आएगा, ठीक है। मतलब 25 और 13 का आप, ये हमारे पास इस a की पावर 12 b की 13 का कॉफिशिएंट होगा, समझ आ गई? क्योंकि आपको पता है कि ऊपर हमारे पास n आता है, नीचे हमारे पास r आता है, तो r कौन सा होगा, वो जो दूसरी वैल्यू होगी उसका नीचे आएगा। अब इसको ओपन कर लें, 25 और 13 इसको सॉल्व कर लें, तो बेटा आंसर हमारे पास इतना आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड और जो ऊपर थ्योरम से रिलेटेड जो ओपन करने के वो कुछ क्वेश्चंस आखिर पे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो आप जरा देख लें। ये क्वेश्चन 1 to 6 ये आपने ट्राई करने हैं, ये जिस तरह बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करना बताया है मैंने वैसे ओपन करना है। एग्जांपल 1 में, एग्जांपल 2 में, सॉरी, मैंने एग्जांपल 2 में ओपन करना बताया, वैसे ही ये एग्जांपल्स करनी है, ये क्वेश्चंस करने हैं 6। और इसी तरह वो कहता है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ गिवन टर्म व्हेन द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड बाय द बाइनोमियल थ्योरम। तो इस टर्म का वो पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट क्या होगा इस फॉर्मूले के अंदर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको करवाई ना ये वाली, ठीक है, उसी तरह से आपने ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया ना यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कि हमारे पास जितनी टोटल पावर होगी वो ऊपर आएगा और जो दूसरी टर्म की वैल्यू होगी r वो नीचे आएगा, तो इससे आप बता सकते हो उसका कोएफिशिएंट क्या है। तो ये आपने क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज के अंदर ये ट्राई करने हैं, ये 1, 7, 8, 9 और 10। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो या फिर आप अपने क्वेश्चन बता सकते हो।